हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साके सर में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुपद का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट पे हमारी कुछ चर्चा हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में भी आया होगा। आज पिछले पार्ट फर्स्ट की कुछ कुछ बारे में बताते हुए पार्ट सेकंड को आगे मैं डिस्कस करूँगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने यही बताया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद किन के आधार पर काउंट किए जाते हैं। और उससे पहले पार्ट सेकंड में हम सबसे पहले बहुपद की पहचान बताएंगे, किस तरीके से हम पहचानेंगे बहुपद क्या होते हैं। और सभी बच्चे इसमें डाउट में बने रहते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है, तो उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे कि बहुपद की पहचान। सबसे पहले हम ये देख लें कि बहुपद पहचानेंगे कैसे, कि ये जो लिखा हुआ वर्ड ये बहुपद है या नहीं है। ये किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि व्यंजक हमारा ये बहुपद है या समीकरण बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें पहचान में क्या होता है, पहचान में पॉइंट फर्स्ट लिखेंगे हम कि वह समीकरण जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके वह बहुपद नहीं होगा। वह समीकरण जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके वह बहुपद नहीं होगा। अब हम इस पर डिस्कस कर लें थोड़ा कि वह समीकरण जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके वह बहुपद नहीं होगा। अब नहीं होगा वाले हमें पता लग जाएंगे, P बटे Q के रूप में जो लिखे होंगे वो नहीं होगा। वो होंगे फिर कैसे? एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे कोई लिखा हुआ है x + 1/x। अब ये सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, अब तो 2 नंबर का आने लगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा देखते ही सॉल्व हो जाएगा, और जब इसकी तुम्हें आइडेंटिटी मालूम होगी तभी तुम आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइडेंटिटी में क्या दिया गया कि जो वह समीकरण जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सके वह बहुपद नहीं होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, रूप चेंज कर लेते हैं। आगे तुम्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो x आएगा, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1/x। ऊपर जो तुम्हारा बन गया P, नीचे बन गया Q। तो ये तुम्हारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और बाद बाकी जितने भी होंगे वो सारे बहुपद होंगे। बहुपद कौन कौन सा होगा, एग्जाम्पल और ले लेते हैं बहुपद का। जैसे x² + 5x + 6, ये तुम्हारा बहुपद है। अगर तुमसे पूछ रहे ये किस घात का बहुपद है, तो तुम्हें हमेशा यहाँ पे सबसे बड़ी घात देखनी होगी, तो 2 घात का बहुपद होगा ये। अगर तुमसे कोई व्यक्ति ये पूछ दे कि ये कितने पद का बहुपद है, तो 3 पद का बहुपद है। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर ये तुम्हारा बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, क्योंकि इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी, अगर यदि चर की घात P बटे Q के रूप में है, यदि चर की घात P बटे Q के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा।
अभी बताया कोई समीकरण अगर p बटे q के रूप में है तो बहुपद नहीं होगा। अब आया कि यदि चर की घात p बटे q के रूप में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। अब चर क्या होते हैं? चर हैं a से लेकर z तक, ये चर होते हैं सभी, a से लेकर z तक ये सभी चर होते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 4, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 4, अगर तुमसे ये पूछ दे कि ये बहुपद है या नहीं है तो बहुपद है। ना तो p बटे q के रूप में लिखा हुआ है, ना तो यहाँ पे चर की पावर x पर p बटे q के रूप में लिखी हुई है, तो बहुपद होगा कितने घात का? 3 घात का। कितने पद का? 4 पद का। बहुपद 4 पद का है, ठीक है। अब यहीं पे हम थोड़ी यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने 4x² प्लस अंडर रूट 6x और प्लस का 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तुमसे ये कोई पूछे कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा, तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि ये चर की पावर p बटे q के रूप में है या नहीं है। तो इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 4x² अंडर रूट 6 और x की पावर 1/2 और प्लस 5। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वर्गमूल की पावर जो होती है वो 1/2 होती है, तो ये तुम्हारा बहुपद नहीं होगा। इस तरीके से ये बहुपद नहीं होगा। अब कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाए, तो यहाँ पे पता इस तरीके से लिख देंगे 4x² प्लस, यही क्वेश्चन मान लो सपोज दैट अंडर रूट 6x बाहर है और प्लस यहाँ पे 5, इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर अंडर रूट को लगा दिया। अब तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि यहाँ पे डायरेक्टली एकदम जवाब दे दोगे आप लोग कि ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर देखो 4 का वर्गमूल हम 2 के रूप में लिखते हैं और x² का वर्गमूल आप सभी लोगों को ध्यान देना होगा कि x इंटू x² होता है और वर्गमूल के अंदर जोड़ा जो बनता है वो उसका एक पद बाहर निकलता है, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, x² से एक x बाहर निकल आएगा और अंडर रूट 6x और प्लस 5। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सिंपली वे में लिखा हुआ है, ठीक है। ना तो x की पावर p बटे q के रूप में लिखी हुई है और ना तो ये पूरा समीकरण p बटे q के रूप में लिखा हुआ। अब ये कैसा हो जाएगा, ये बहुपद होगा, ठीक है। तो ये गलतियां बार बार सभी बच्चों पे हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट का मतलब ये पॉइंट ये तुम्हारा है कि अचर की पावर कोई भी हो, अचर की पावर कोई भी हो तो बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अचर की पावर कुछ भी हो तो बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अचर की घात p बटे q के रूप में हो तो वह बहुपद बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है अगर वो बहुपद होगा तो बहुपद है, अगर वो बहुपद नहीं है तो नहीं है, क्योंकि अचर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अचर को नहीं देखते हैं, ठीक है। अचर का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें 2x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 6, मैंने इस तरीके से लिख दिया। इसे और सिंपली वे में लिखना चाहें तो यहाँ पे 3 की पावर 1/2 हो जाएगा इंटू में x प्लस 6, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे x पे पावर अगर 1/2 होती तो ये बहुपद नहीं होता। अगर यहाँ पे अचर पे पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/2 है, तो इसके बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी मतलब बहुपद अगर होगा तो बहुपद है। अब यहाँ पे देखते हैं x की पावर p बटे q के रूप में कहीं पे लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, तो ये बहुपद होगा फिर, क्योंकि हमें अचर की पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर। ये सभी बहुपद की पहचान हो गई है। अब सभी लोग कोई भी नहीं भूल सकते, एक बार रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे से और 1-2 बार डिस्कस भी कर लेंगे, तो इस पर बहुपद
बहुपद के बारे में आप अच्छे लोगों से अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद की शून्यक आप सभी लोग लिखो बहुपद के शून्यक। किसी चर का वह मान, किसी चर का वह मान जो किसी बहुपद को शून्य कर दे, किसी चर का वह मान जो किसी बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो वह चर उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, अगर शून्यक लिखा हो, कहीं पे मूल लिखा हो, तो बात एक ही है। ठीक है, शून्यक या मूल, तो बहुपद का शून्य का पता कर चुके होंगे। अगर किसी यदि किसी बहुपद, अगर हम कोई बहुपद मान लें, यहाँ पर सपोज दैट मैंने बहुपद मान लिया है x² माइनस 10x प्लस 25, ये मैंने बहुपद एक ले लिया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार, अगर x का कोई भी मान इस बहुपद को शून्य कर दे, x का कोई भी मान, कोई भी चर का मान x का इस बहुपद को शून्य कर दे, तो वह इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, आओ इस पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं और पता करते हैं कि शून्य क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे हम शून्य क्या होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले x=5 लेके चले, हम पता करेंगे कि ये x=5 ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। अगर ये x=5, x की जगह पे 5 रखने पर ये शून्य मान दे दे, तो ये बहुपद का शून्यक होगा। अगर ये मान शून्य नहीं देता है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। आओ एक बार चेक कर लेते हैं इसे। तो x जहाँ पे होगा वहाँ पे हम 5 लिखेंगे, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे 5, और एज लिख देंगे जहाँ पे x नहीं होगा। सभी लोग जानते होंगे 5 की घात 2 का मान कितना होता है, 25। इतना तो सभी लोग जानते होंगे, -50 + 25, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 25 और 25 50 हो जाएगा, और माइनस का 50, ये इससे कैंसिल होकर क्या बना देगा, 0। तो इसका मतलब है P5 का मान 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x = 5 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। अब अगर यहाँ पे और x का कोई एक मान लेके चले, यहाँ सपोज दैट मैंने x=4 ले लिया, तो आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सर आपने अपनी इच्छा से ले लिया, वो उसने 0 कर दिया, तो इसके मतलब सभी 0 कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक दूसरे पॉइंट को लेके चलेंगे। ठीक है, जो उस यहाँ पे लेके चलेंगे, पता लग जाएगा कि ये मतलब बहुपद है या नहीं है इसका। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4⁻2 - 10 × 4 + 25, तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ पे दोबारा हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे 25, 25 और 16 हो जाएंगे आपके 41। तो यहाँ पे बनाया जो डज नॉट इक्वल 0 है, P4 का मान 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राप्त करेंगे कि कोई शून्यक, किसी बहुपद का कोई x का मान शून्यक है या नहीं है। किस तरीके से पता करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये एक बात और है कि बहुपद के शून्यक कितने किस्में निकलते हैं, किस समीकरण में कितने शून्यक हो सकते हैं, वो भी यहीं पे आप पता करना है। ठीक है, किसी को भी अगर कोई डाउट हो क्लास में, पूरी क्लास देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में आप वही जो डाउट है वो लिख देंगे, आपकी नेक्स्ट डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, x की पावर जितनी होगी उसके शून्यक उतने ही होंगे या मूल उतने ही होंगे। यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक 2 होंगे।
जितनी x की पावर होगी शून्यक उतने ही होंगे। अगर यहाँ पे x की पावर 3 होती, अगर यहाँ पे x की पावर 3 होती तो इसके शून्यक कितने होते? 3 होते। इसके शून्यक 3 होते। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जितनी पावर्स होगी शून्यक उतने ही होंगे। करेक्ट है? ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अब आपको ये भी डाउट होगा तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि शून्यक, यहाँ पे शून्यकों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, माइनस का 10x और प्लस का 20 ना रखकर यहाँ पर हम कह दें k, और ये जो तुम्हारा दिया गया px इक्वल है बहुपद px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस k दिया गया है, और क्वेश्चन में ये कहा गया होगा कि x इक्वल टू इस समीकरण का एक शून्यक है, समीकरण का शून्यक है, ये कह दिया गया होगा क्वेश्चन में। अगर ये x बराबर 2 इस समीकरण का शून्यक कंफर्म कर दिया तो आप लोगों को हम बता चुके हैं, अगर ये शून्यक होगा, कंफर्म ये शून्यक होगा, तो p2 इक्वल 0 हो जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे x की जगह पे तो ये इस पूरे मान को शून्य कर देगा, शून्य होगा तो। और वैसे भी अगर आपकी बुक में शून्य दिया गया होगा तभी यहाँ पे हम के, और यहाँ पे वैल्यू पूछी जाएगी के आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा कि आप के फाइंड करिए। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? हमें मालूम है कि अब अगर हम ये शून्य का तो इसमें मान रखेंगे शून्य के बराबर हो जाएगा, कंफर्म बराबर हो जाएगा, तभी हम इसका मान रखेंगे। यहाँ पे जहाँ पे x है वहीं पे 2 रख देंगे, और रखने के बाद में हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड, क्योंकि ये 0 के बराबर हो जाएगा अब जाके, तो 4 माइनस 20 प्लस k इक्वल 0, तो माइनस का यहाँ पे आया 16 प्लस k इक्वल 0, यहाँ पे तुम्हारा इक्वल आएगा 16 को उधर ले जाएंगे प्लस का 16 हो जाएगा, तो k की वैल्यू ये फाइंड होगी। ये इस तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन आशा करता हूँ कि अब आपके समझ में आ चुका होगा। अगर कोई किसी समीकरण का या किसी बहुपद का कोई शून्यक दिया गया हो, कंफर्म कर दिया गया कि ये शून्यक है, इससे किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को कहा जाए, तो यहाँ पर वही जो x का मान दिया गया वही उस समीकरण में पुट कर देंगे और उससे शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर k का मान फाइंड कर लेते हैं। और इसके आगे हम आलेख के बारे में चर्चा करेंगे, बहुपद के आलेख के बारे में। बहुपदों के आलेख आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि आलेख बनाना 9th क्लास में सिखाया गया था। तो क्या करते हैं, हम थोड़ा तुम्हें रिवाइज करा दें कि बहुपद के आलेख कैसे बनते हैं, कैसे पहचानेंगे ये किस घात का आलेख है, ये रैखिक है, 2 घात का है, या त्रिघात का है, या 4th घात का है। तो आलेख से ही पता कर सकते हैं कि किस घात का ये बहुपद है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पर हम फाइंड करेंगे रैखिक बहुपद का आलेख। रैखिक बहुपद का आलेख। अब आप लोगों को ये मालूम होगा, फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ रैखिक बहुपद क्या होते हैं, एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। तो रैखिक बहुपद मैंने बताया था ax प्लस बी। अगर हम इसे y इक्वल मान लें, अगर इसे हम y इक्वल मान लें ax इक्वल बी, ax प्लस बी, तो ये तुम्हारा रैखिक बहुपद है।
तो रैखिक बहुपद में क्या होगा, अगर हम y इक्वल 0 कर दें, y इक्वल 0 कर दें तो ax प्लस बी इक्वल 0 हो जाएगा। और फिर हम ax इक्वल अगर करें तो b को इधर लेके आएंगे तो माइनस का b हो जाएगा, तो x इक्वल तुम्हारा बचेगा माइनस का b, और ये मल्टीप्लाई में ये इधर इधर से ले जाएंगे तो अपान में आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा माइनस का b बटे ए। इससे तुम्हारे एक बिंदु प्राप्त होगा और वो बिंदु होगा माइनस का b अपॉन ए कॉमा 0। बस रैखिक बहुपद से ओनली एक ही बिंदु मिलता है, रैखिक बहुपद से एक बिंदु मिलता है, इसलिए इसका ग्राफ जो है हम फाइंड करेंगे। ये तुम्हारी डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश होती है, ये वाई है, ये वाई डैश। डैश मीन्स ऋणात्मक पार्ट। यहां पर तुमने देखा होगा कि माइनस का बी अपॉन ए, एक्स का नेगेटिव पार्ट है माइनस बी अपॉन ए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर इस तरीके से लिखते हैं 2,0, तब तो आप यहाँ पे फाइंड कर लोगे 1 2 और माइनस का 1 ये है, माइनस का 2 ये है, 0.2,0 यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको इससे मालूम पड़ रहा होगा कि ये यहाँ पे तुम्हारे ये मूल बिंदु होता है 0,0 और इससे इधर माइनस का ही पार्ट होगा, तो माइनस का बी अपॉन ए इसी रेखा पर कहीं पे होगा। ठीक है, इस रेखा पर कहीं पे होगा माइनस का बी अपॉन ए। अब उधर मान लें यहाँ पर माइनस का बी अपॉन ए हो गया, और यहाँ पे y का मान 0 होगा। अब जो तुम्हारी रेखा जाएगी वो यहाँ पे जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, x के कहीं पर, x के ये इस लाइन को कहीं पर भी अनंत तक कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये x के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब ये ग्राफ बना हो जो x के x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हो रेखा, तो वो रैखिक समीकरण का ग्राफ होगा। समझ रहे हो, क्योंकि इसमें पावर्स एक है x की, तो x की पावर जब एक होती है तो वहां पर x का मान एक ही निकलता है। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण का ये मतलब ग्राफ हो गया। समझ में आ रहा है, एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। अब देखते हैं द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण क्या करते हैं, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण या बहुपद, इसके दो मान होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो दो मान होंगे तो x के दो जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, x के दो जगह पर प्रतिच्छेद करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें द्विघात बहुपद का आलेख, ये तुम्हारा 3 टाइप में डिवाइड होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि अगर कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ये पूरा समीकरण अगर इसका विभक्त कर, अब विभक्त कर के नया तुम्हारे लिए आया है, तो विभक्त कर का अभी समझ लो, हम आगे चल के द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे अब आपको, तो विभक्त कर की वहां पे अच्छे से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इस जिसका विभक्त कर यानी विभक्त कर को डिटर्मिनेंट को d से डिनोट करते हैं। d का मान अगर तुम्हारा 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पे d का मान होता है b² माइनस 4ac, ये d का मान होता है। ये है तुम्हारा b, ये है a, ये है c। इसमें अगर मान रखेंगे तो d का मान तुम्हारा 0 से अगर बड़ा आता है, तब तो इसका ग्राफ, तब तो इसके जो x के मान होंगे वो अलग अलग होंगे, इसके x के मान अलग अलग होंगे। तब इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तब इसका ग्राफ इस तरीके से भी बन सकता है, इसका ग्राफ इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, जब इसके दो डिफरेंट मान होंगे, यानी d का मान 0 से बड़ा होगा तब के केसेस में।
तो आप लोगों को ये मतलब जनरली हम आपको बता रहे हैं कि जब दो बिंदुओं पर कोई भी ग्राफ एक्स के दो बिंदुओं पर काटता है तो वो द्विघात समीकरण का ग्राफ होगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सेकंड बी नंबर, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि द्विघात समीकरण होते हुए भी एक्स के दोनों दो मान निकलते जरूर है लेकिन वो बराबर निकलते हैं। जैसे एक्स के, जैसे मान लो ये तुम्हारा दिया गया है तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो डी इक्वल टू यहाँ पे जीरो निकले, डी इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पर दो मान तो निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर दो मान निकलने के बाद भी दोनों मान एक्स के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेके देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25, ये तुम्हारा द्विघात समीकरण जरूर है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है, लेकिन एक्स के अगर फैक्टर करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करना सभी लोग जानते होंगे, 9th में बताया गया था सभी को कि 25 कैसे हम फैक्टर करेंगे जो यहाँ पर ऐड करने पर 10 हो जाए। तो 25 को हम इस तरीके से लिखेंगे, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 बन रहा जाके, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस 25। अब यहाँ पर देखो इन दोनों से क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो इससे x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 5। सभी लोग जानते होंगे इससे क्या कॉमन मिल रहा है, इससे माइनस का 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से जब माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा बचेगा x माइनस 5। सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पर जो ब्रैकेट में बचता है वही यहाँ पर बचेगा, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। तो x माइनस 5 दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दोनों ब्रैकेट में समान संख्या है, समान संख्या इसका मतलब है x के अगर मान निकलना चाहें तो 5,5 दोनों मान बराबर आएंगे, इसका मतलब है d इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा। इस केसेस में तुम्हारा जो भी ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, या तो इस टाइप से ये छूकर निकल जाएगा, कहीं पर भी बना के देख लो, ये इसे टच करता हुआ निकल जाएगा, इसका मतलब एक बिंदु पर, एक संपाती बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हुआ निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक बिंदु पर काटे तो ये रैखिक समीकरण हो गया। आपको ध्यान देना होगा, रैखिक समीकरण में एक सीधी रेखा बनती है, जबकि ग्राफ उसमें बनता है, कर्व उसमें बनता है, वक्र उसमें बनता है जिसमें द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण हो, उसमें ही वक्र बनता है, ठीक है। रैखिक समीकरण में एक सीधी रेखा बनेगी, उसका सिंपल सा एक ग्राफ होगा सीधी रेखा का, ठीक है। आगे चलते हैं, एक तीसरी कंडीशन इसी में बनती है, इसी में एक तीसरी कंडीशन बनती है, साथ साथ नोट भी करते चलें सभी। इसकी तीसरी कंडीशन ये बनती है कि डी का जो मान होता है वो 0 से छोटा हो जाता है, इसका मतलब काल्पनिक हो जाता है। यहाँ पर डी का, जैसे ही यहाँ पर डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो x के सभी मान काल्पनिक हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं, समझ में आ रहा। काल्पनिक का मतलब होता है ये माइनस के साइन के होते हैं, इनका मान पूर्णतः निकाला ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल में ऐसे ये मान जो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इस टाइप के मान, ये सभी मान होते हैं काल्पनिक। तो इस टाइप से जब मान निकलते हैं तो ये मान सभी काल्पनिक हो जाते हैं, तो इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ इस टाइप से बनता है, ये x वाली लाइन को ना छूकर निकल जाता है, मतलब ये x की लाइन को छूता नहीं है, बहुत दूरी से निकल जाता है, इस प्रकार, किस तरीके से ये x का मान इस तरीके से निकल जाता है, ये ग्राफ बहुत दूरी से निकलता जाके x की लाइन को कहीं पे टच नहीं करता है, ये लेकिन द्विघात समीकरण जरूर है लेकिन x के मान को टच नहीं करता है, तो इसका जो मतलब ये द्विघात समीकरण होते हुए भी ये कहीं पे ग्राफ टच नहीं करता, तो ये भी द्विघात समीकरण, इसके मान कैसे होंगे, काल्पनिक होते हैं, ठीक है। तो आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में चर्चा क्या करेंगे, ये आपका बस पार्ट 5 तक ही जाएगा बहुपद, पार्ट 5 तक हम सभी पूरे क्लियर करा देंगे आपके एक्सरसाइज सहित, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो कल भी होगा तुम्हारा, क्योंकि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित कैसे करते हैं, बस वही एक टॉपिक शेष है इसमें,
उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। और हाँ, जिस लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है टारगेट विद संदीप साके सर, ठीक है। और जिससे आपको क्या होगा कि बार बार कहना ना पड़ेगा, कि मतलब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो अच्छे से देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।